नमस्कार दोस्तों, 21 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज, इसके ऊपर मैंने आज एक शॉर्ट भी बनाया है, इंडिया टू रिज्यूम कोविड-19 वैक्सीन एक्सपोर्ट्स। तो भाई वैक्सीन मैत्री का प्रोग्राम ऑफिशियली यहाँ पे शुरू हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्टूबर में इसको इसलिए शुरू किया जा रहा है, हमारे मोदी जी यूएसए जा रहे हैं और यूएस में इससे पहले कि मोदी जी के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि आप वैक्सीन एक्सपोर्ट शुरू करिए, हम लोगों ने खुद ही वैक्सीन एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, इंडिया के लिए ये टाइटल भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वी आर द फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, वैक्सीन मैत्री के अंदर जो भी वैक्सीन एक्सपोर्ट वगैरह की जाएंगी, उसमें जो कोवैक्स को पहले कमिटमेंट किए गए थे वो कमिटमेंट्स पूरे किए जाएंगे। कोवैक्स प्रोग्राम को बनाया है कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सीईपीआई, गावी ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर, और इसमें यूनिसेफ एक डिलीवरी पार्टनर की तरह काम करता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे ये वैक्सीन वगैरह बांटी जाएंगी। पूरा दुनिया एक विलेज है और इसमें सब लोग एक दूसरे के भाई हैं। कुछ इस प्रकार का सिद्धांत है इंडिया का। पाकिस्तान चाइना के साथ इस प्रकार का सिद्धांत नहीं रखा जाए, बेटर है। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो जब बैन लगा था ओवरऑल वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स पे, उससे पहले कितनी वैक्सीन हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके थे। तो एज ऑफ 29 मई 2021 663 लाख डोजेस, मतलब 6 करोड़ 63 लाख डोजेस हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग कंपनीज को ये नंबर ऑफ डोजेस गई हैं। सबसे ज्यादा गई हैं आपकी बांग्लादेश को। इस चीज में आप देख लीजिए, ये लैक्स में दिए हुए नंबर। अब यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये क्या है? तो ये एक ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसका टारगेट है कि भाई इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल करो। देखिए, गावी अलायंस पहले से बना हुआ था, और गावी अलायंस ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना की वैक्सीन को अवेलेबल करवाता है दुनिया भर में नीडी कंट्रीज को। हर पोटेंशियल बीमारी जो कि ओवरऑल परेशान कर सकती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, वहां पे हेल्थ मेजर्स को इंप्लीमेंट करवाना, सही समय पे वैक्सीन पहुंचाना, ये गावी का काम है। 2000 में गावी बनाया गया था, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। ओके, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें आते हैं। इक्वल एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रंस इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, ये करना गावी का टारगेट है। मतलब दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में जहां पे वैक्सीन की बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे नई वैक्सीन पहुंचाना, ताकि जो बिल्कुल गरीब लॉट है, जो बच्चों का लॉट है, उसको नुकसान ना हो। अगर गावी की फाउंडेशन की बात की जाए तो उसके कोर पार्टनर्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आप देख सकते हैं कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जून 2019 में गावी बोर्ड ने एक 5 ईयर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था, अप्रूव किया था, जिसको बोला था गावी 5.0। क्या था इसका विजन? टू लीव नो वन बिहाइंड विद इम्यूनाइजेशन एंड अ मिशन टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट पीपल्स हेल्थ बाय इंक्रीजिंग इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वैक्सीन्स। मतलब कि गावी 5.0 का टारगेट ये है कि किसी को भी इम्यूनाइजेशन, मतलब सबको इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए, कोई भी इम्यूनाइजेशन में छूटना नहीं चाहिए। प्लस सबकी लाइफ को सेव करना है, लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, इक्विटेबल और सस्टेनेबल यूज ऑफ वैक्सीन को साथ लेके आना है। उसके बाद अगर बात की जाए कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था, ताकि वैक्सीन डेवलप की जाए फ्यूचर एपिडेमिक्स को स्टार्ट करने के लिए। इस सीईपीआई को लॉन्च किया गया था डेवोस स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे और भारत सरकार द्वारा, नॉर्वे और इंडिया की सरकार के द्वारा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व था, वेलकम ट्रस्ट इन्वॉल्व था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्वॉल्व था। तो कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में, इनोवेशन के बारे में, सॉरी, कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, ये 2017 में बना था, स्विट्जरलैंड डेवोस में बना था। नॉर्वे इंडिया की सरकार, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट और डब्ल्यूईएफ ने बनाया था, ये याद रखना। गावी के बारे में याद रखना, गावी इज अ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। गावी बना है 2000 में। गावी के कोर पार्टनर्स है डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में। यूपीएससी की आदत है इस प्रकार की चीजें पूछने की। उस समय पे फिर कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहां बना है। और जून 2019 में आ गया गावी 5.0। तो गावी 5.0 का स्पेसिफिक टारगेट है लीव नो वन बिहाइंड विद इम्यूनाइजेशन एंड अ मिशन टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट पीपल हेल्थ बाय इंक्रीजिंग इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वैक्सीन। तो गावी 5.0 पता होना चाहिए, गावी क्या है ये पता होना चाहिए, सीईपीआई क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ यू कैन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया स्कोर्स 46th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021।
तो देखिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग आई है, इसमें इंडिया को रैंक दी गई है 46। हमारी रैंक 2 स्पॉट से इंप्रूव हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये रैंकिंग निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसा ट्रेंड निकल के आया है कि इंडिया की रैंक राइजिंग ट्रेजेक्टरी पे है, मतलब हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी 2015 में रैंक थी 81, जो कि 2021 में हो गई है 46। तो हमने अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है। और ये इंप्रूवमेंट हमने कौन से बेसिस पे किया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ इमेंस नॉलेज कैपिटल, वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम आ चुका है इंडिया में, जबरदस्त काम किया गया पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एक पाइवोटल रोल प्ले कर रहे हैं अपने अपने फील्ड्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को इंडिया में ऊपर की तरफ पुश दे रहे हैं। साथ साथ नीति आयोग भी यहाँ पे बहुत मेहनत से काम कर रहा है नेशनल एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करके पॉलिसी लेड इनोवेशन लाने के लिए, और ये अलग अलग फील्ड्स में लाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया इनोवेशन की बात की जाए, देखिए दो इंडेक्सेस हैं, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है और एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यहां पे कौन निकाल रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया जाता है एनुअली बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड एंड WIPIU। तो इंस्टीट्यूट का नाम आए तो आप वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मारिए, लेकिन इसमें इनपुट्स इनसीड यूनिवर्सिटी भी देती है और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी देती है। जब आप बात करते हो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो यहां पे इनोवेशन परफॉर्मेंसेस को एसेस किया जाता है 131 कंट्रीज की। 131 कंट्रीज और इकोनॉमीज जो दुनिया भर में है, उनकी इनोवेशन परफॉर्मेंस को एसेस करके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है। 80 इंडिकेटर्स पे ये इंफॉर्मेशन एसेस की जाती है, जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस सोफिस्टिकेशन सब पे ध्यान दिया जाता है। और इसी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 46 नंबर पे आ चुके हैं 2021 में। सबसे खास बात यह कि 2015 के 81 के कंपैरिजन में ये इंप्रूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ओके, अच्छा इस कंटेक्स्ट में आपसे एक और बात बता देता हूं मैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी यहां पे निकाला जाता है। ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आप कह सकते हो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का इंडियन वर्जन है। इसको कौन निकालता है? इसको नीति आयोग निकालता है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग निकालता है, ये याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बात बता दी। दुनिया भर में जो सरकारें हैं ना, इनकी साइंटिफिक परफॉर्मेंस को, ओवरऑल इनकी इनोवेशन के अचीवमेंट्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर ही एसेस किया जाता है। अगर देखिए तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके ये लगातार इनोवेशन रैंकिंग्स को लीड कर रहे हैं। साउथ कोरिया टॉप 5 रैंकर्स में था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021। कुछ और 4 ऐसी एशियन इकोनॉमीज हैं जो कि टॉप 15 में आती हैं। सिंगापुर 8वें नंबर पे आता है, चाइना 12वें नंबर पे आता है, जापान 13वें नंबर पे आता है, और चाइना का जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है हांगकांग, ये 14वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में कुछ जानकारी है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स ऑफर्स मेजर एडिशंस टू न्यू फ्लोरा। देखिए बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी नई पब्लिकेशन रिलीज की जिसका नाम है प्लांट डिस्कवरीज 2020। अब 2020 की डिस्कवरीज है, 2021 में रिपोर्ट निकल के आ रही है। इसने 267 न्यू टैक्सा या फिर कह लीजिए न्यू स्पेशीज को कंट्री के फ्लोरा में जोड़ा है। फ्लोरा फौना समझते हैं ना? फ्लोरा होता है प्लांट डाइवर्सिटी, फौना होता है एनिमल डाइवर्सिटी। तो ये जो 267 न्यू डाइवर्सिटी डिस्कवरीज हुई है ना, ये प्लांट डाइवर्सिटीज की हुई हैं, जिसमें 119 एंजियोस्पर्म्स हैं, 3 पेटेडिलोफाइट्स हैं, 5 ब्रायोफाइट्स हैं, 44 लिचेंस हैं, 57 फंगी हैं, 21 एल्गी हैं और 18 माइक्रोब्स हैं। इनफैक्ट अगर आप 2020 की बात करो तो 202 न्यू प्लांट स्पेशीज यहाँ पे डिस्कवर हुई हैं और 65 न्यू रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं। तो ये जो 267 डिस्कवरीज हैं जिसमें 202 प्लांट स्पेशीज और 65 नए रिकॉर्ड्स हैं। अभी इनके बारे में बात करते हैं। कुल मिला के अब प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया इन डिस्कवरीज के बाद हो गई है 54,733 टैक्सा, इंक्लूडिंग जिसमें 21,849 एंजियोस्पर्म्स हैं, 82 जिम्नोस्पर्म्स हैं, 1,310 पेटेडिलोफाइट्स हैं, 2791 ब्रायोफाइट्स हैं, 2961 लिचेंस हैं, 15,504 फंगी हैं, 8979 एल्गी हैं, 1257 माइक्रोब्स हैं। ओके, जो नई डिस्कवरीज हुई हैं इसमें 9 न्यू स्पेशीज है बालसम्स की, जिसको आप इम्पेशियंस भी बोलते हो। एक स्पेशी है वाइल्ड बनाना की,
मूसा प्रधानी, जिसको दार्जिलिंग से डिस्कवर किया गया। एक स्पेशी वाइल्ड जामुन की है फ्रॉम कोयम्बटूर, और एक फर्न स्पेशीज की है जो कि कंधमाल उड़ीसा से। फर्न स्पेशीज का साइंटिफिक नेम है सेलाजिनेला ओडिसियाना, और वाइल्ड जामुन का है सिगजियम अनामलाई नुम। अब देखिए, इस प्रकार के नाम अगर साइंटिफिक आपसे पूछ दिए जाते हैं, वैसे पूछता नहीं है यूपीएससी, ठीक है, बट ओवरऑल अगर उसको एक या दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी बनाने हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल बनाने हैं, तो वो पूछ भी सकता है। ओके, मैं आपको बता दूं ओवरऑल इस न्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत है। दिस कम्स इन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज वाला कैटेगरी में आ जाएगी ये। फिर अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का असेसमेंट किया जाए नए डिस्कवर्ड प्लांट्स का, तो पता चलेगा कि 22% डिस्कवरी वेस्टर्न घाट से हुई है, 15% डिस्कवरीज वेस्टर्न हिमालय से हुई है, 14% फ्रॉम ईस्टर्न हिमालयस एंड 12% फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रेंजेस। वेस्ट कोस्ट से 10%, ईस्ट कोस्ट से 9%, ईस्टर्न घाट्स और साउदर्न डेक्कन से 4% ईच, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्दर्न डेक्कन से 3% ईच। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड वी आर वेरी मच कमिटेड टू वर्क टुवर्ड्स द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑफ प्लांट कंजर्वेशन। अभी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑफ प्लांट कंजर्वेशन में आएंगे तो हमारे यहाँ पे जो भी स्पेशीज हैं, टैक्सास हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इन सबको मेंटेन करना पड़ेगा, और उसी का ही पार्ट है। मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सिग्नेटरी होने के नाते इंडिया को जो जो भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी है, उसी के तहत ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया समय समय पे डिस्कवरीज की एक रिपोर्ट रिलीज करता है। लेटेस्ट है प्लांट डिस्कवरीज 2020। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो नई नई आपकी डिस्कवर्ड स्पेशीज निकल के आ रही हैं, दे कैन बी अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ वाइल्ड एडिबल प्लांट्स, ट्रेडिशनल ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, वाइल्ड रिलेटिव ऑफ क्रॉप प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल इनोवेशंस किए जा सकते हैं इससे, वगैरह वगैरह। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, 1993 से फोर्स में। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। सीबीडी का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वो मॉन्ट्रियल कनाडा में। इट ऑपरेट्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा, ये जो पार्टीज हैं, बेसिकली जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो भी मेमोरेंडम है, इसका जो भी चार्टर है, इसको साइन करने वाली जो पार्टीज हैं, वो समय समय पे मिलती हैं, और जब मीटिंग्स होती है तो उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी बोला जाता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड जब मीटिंग होती है यूएनएफसीसीसी के अंदर, उसको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोला जाता है। वो वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ज्यादा फेमस है। 2000 में अब यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात होती है ना, स्टैटिक इन्वायरमेंट में, तो 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है आपका कार्टाजोना प्रोटोकॉल, एक है आपका नगोया प्रोटोकॉल। अभी सीबीडी आया था 1993 में, इसी में एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आया 2000 में, जिसका नाम है कन्वेंशन नोन एज कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी पे है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 11th of September 2003। काम क्या है इस प्रोटोकॉल का? टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोस्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे तो ये कोई पोटेंशियली साइड इफेक्ट ना लेके जाएं, ओवरऑल हमारी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को तबाह ना करें। इसलिए कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ओवरऑल इस हेड के अंदर 2000 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल एंड बायोसेफ्टी भी लेके आया गया, ताकि एलएमओ और जीएमओ की वजह से जो डैमेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और उसके बाद आप देखोगे 2014 में एक और प्रोटोकॉल आया है, नगोया प्रोटोकॉल। इट इज ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization (ABS) was adopted in 2010 in Nagoya, Japan at COP10. It entered into force on 12 अक्टूबर 2014। एक्चुअली में अडॉप्ट किया गया था नगोया प्रोटोकॉल को 2010 में, और ये फोर्स में आया 12 अक्टूबर 2014। अब आप बोलोगे सर ये आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल भी 2000 में अडॉप्ट किया गया तो फोर्स में आते आते 2003 हो गया, नगोया प्रोटोकॉल भी 2010 में अडॉप्ट किया, फोर्स में आते आते 2014 हो गया, तो ये 3-4 साल क्यों लग रहे हैं इनको फोर्स आने में? उसका रीजन ये है कि जब भी ये प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट किए जाते हैं, पहले तो इनको साइन किया जाता है कंट्रीज के द्वारा, और साइन करने के बाद इसको रेटिफाई किया जाता है। तो साइनिंग और रेटिफिकेशन के प्रोसेस में समय लग जाता है, इसलिए इतना लंबे टाइम के बाद ये इंप्लीमेंट होते हैं। एक और आपसे मेरा सवाल है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का आपने नाम सुना होगा। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में कौन सा कन्वेंशन बनाया गया? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे ये बताइए कि वो कन्वेंशन कौन से साल में आया,
कौन सी कंडीशंस के अंदर वो कन्वेंशन आया। तो आपसे सवाल ये है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को हमारे वर्ल्ड में कंट्रोल करने के लिए कौन सा कन्वेंशन बनाया गया है, कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर बनाया गया है, कब बनाया गया, ये आपसे सवाल है। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, 600th किसान रेलवे सर्विस फ्लैग्ड ऑफ। देखिए, सेंट्रल रेलवे ने संडे को अपनी 600वीं किसान रेलवे, जो कि एक मल्टी कमोडिटी ट्रेन है, इसको फ्लैग ऑफ किया फ्रॉम संगोला इन महाराष्ट्र टू मुजफ्फरपुर इन बिहार। ये जो किसान रेल वाली स्कीम है ना, 7 अगस्त 2020 से इसको लागू किया गया है और तब से लेके अब तक ये 2.08 लाख टन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अक्रॉस इंडिया मूव कर चुकी है। और ये फैसिलिटी काफी पॉपुलर हो चुकी है फार्मर्स के बीच में, क्योंकि छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, जो थोड़ी बहुत पैदावार करते हैं, 20 किलो आलू पैदा किए, 40 किलो प्याज पैदा किए, छोटे छोटे क्वांटिटीज, थोड़े बहुत टमाटर, 30 किलो धनिया है, तो छोटी क्वांटिटीज में जो फूड प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं उनको भी इस पर्टिकुलर किसान रेल वाली स्कीम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी के लिए सेंट्रल रेलवे 6 किसान रेल्स यहाँ पे चलाती हैं, देवलाली इन महाराष्ट्र टू मुजफ्फरपुर इन बिहार, संगोला ओके इन बिहार, फिर संगोला महाराष्ट्र टू मुजफ्फरपुर, देन संगोला आदर्श नगर दिल्ली, फिर संगोला शालीमार इन वेस्ट बंगाल। अब समझिए, आपको पॉइंट समझना है कि ये पर्टिकुलर न्यूज इतनी रेलेवेंस की है क्यों। आपको पता है, जब कोरोना का पेंडेमिक आया था, सब कुछ अभी लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो हमारे किसान वगैरह फंस गए थे। वो तो खेती बाड़ी कर रहे थे, उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत जरूरी हो रहा था। तो इस प्रकार की किसान रेल्स को आइडेंटिफाई किया गया। इन किसान रेल्स के जो आप कह सकते हो कोचेस है ना, वो कोचेस रेफ्रिजरेटेड कोचेस है और पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वो बहुत तेजी से मार्केट में पहुंचा देंगे। तो किसी गांव वाले इलाके में, किसी नोड पे, गांव वाले इलाके में होता है ना कि कोई एक ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जो कि बहुत सारे आसपास के गांव के आसपास है, वहां से ट्रेन शुरू होगी। तो जो भी किसान वगैरह हैं, उनको अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो इस नोड तक पहुंचाना पड़ेगा और फिर वो ट्रेन में अपने इन प्रोडक्ट्स को लोड कर देंगे। फिर ये ट्रेन चलना शुरू होगी। इस ट्रेन के ऊपर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डाले गए हैं, समय पे चलेंगी, लेट नहीं होंगी, सामान नहीं खराब होना चाहिए, सामान खराब हुआ तो रेलवेज को कंपनसेशन देना पड़ेगा। रेलवेज का एक ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड क्लेम कंपनसेशन सिस्टम है, तो उसके तहत इन फार्मर्स को यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा अगर उनके क्रॉप्स तबाह हो जाते हैं। तो भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खासकर जो पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो इन रेलों में चढ़ाए जाएंगे। ये रेल जल्दी से उन पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह लेके जाएंगी और दूसरे मार्केट्स में जाके बेच देंगी। अब आप बोलोगे कि सर बेचेगा कौन, मतलब क्या रेलवे वाले जाके बेचेंगे? देखिए, ऐसा होता है ना कि इस प्रकार की जो ट्रेनें होती हैं, ये चालू होंगी, अगले मान लो स्टेशन पे रुकी, तो अगले स्टेशन पे बहुत सारे खरीदार आके खड़े होंगे, फिर अगले स्टेशन पे रुकी, वहां पे भी बहुत सारे खरीदार आके खड़े होंगे और बिल्कुल ही नोडल पॉइंट्स पे ये ट्रेन रुकेंगी जाके। तो आप कह सकते हो कि चलती फिरती मंडी है ये ट्रेन। और सबसे खास बात ये है कि ये जो किसान रेल्स है ना, ये मल्टी कमोडिटी ट्रेन है। स्पेसिफिक ट्रेन पहले भी चलाई गई, जैसे बनाना स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जिसमें सिर्फ बनाना ट्रांसफर होता था। यहाँ पे केवल बनाना स्पेशल नहीं है, अलग अलग कमोडिटीज ट्रांसफर की जा सकती है, टमाटर, आलू, प्याज, धनिया, ये सब मिक्स में ट्रांसफर किया जा सकता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस प्रकार की स्कीम्स को बहुत ज्यादा मार्केट किया जा रहा है, इसकी अग्रेसिव मार्केट की जा रही है लोकल फार्मर्स के द्वारा, लोडर्स के द्वारा, एपीएमसी के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा। 50 से 100 किलो के कंसाइनमेंट्स भी यहाँ पे बुक किए जाते हैं। अगर आपके पास 50 से 100 किलो तक का भी पैदावार है, आप जाके दे दो उस रेलवेज में और ओवरऑल वो आगे जाके बिक जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तो यह किसान रेल का कंसेप्ट न्यूज में इसलिए है क्योंकि 600वीं 600 किसान रेल संगोला इन महाराष्ट्र से मुजफ्फरपुर इन बिहार की तरफ चल दी थी संडे को, तो इसलिए बेसिकली ये चीज न्यूज में। संगोला टू मुजफ्फरपुर का जो रूट है ये बहुत पॉपुलर है। लगभग आप कह सकते हो कि 600 ट्रिप्स में से 179 ट्रिप्स तो इसी पर्टिकुलर रूट पे लगे। हालांकि इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी और जीएस पेपर 3 ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में न्यूज काम आएगी। फिर आज की फाइनल न्यूज, अपोजिशन क्लेम्स फ्रॉड आफ्टर पुतिन पार्टी विन। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया को रशिया के साथ सीखना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया कि रशिया में जो अपोजिशन है वो चिल्ला रहा है रूलिंग पार्टी यूनाइटेड रशिया के अगेंस्ट, पुतिन के अगेंस्ट, कि ये लोग फ्रॉड तरीके से इलेक्शन कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि रशिया में प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। रशिया में एक लीडर व्लादिमीर पुतिन इतने लंबे समय से प्रेसिडेंट बन के बैठा है, बीच में 2 टर्म्स के लिए उसने अपने ही किसी एड को प्रेसिडेंट बना दिया। कुल मिला के दिमित्री मेदवेदेव, कुल मिला के प्रॉपर डेमोक्रेसी रशिया के अंदर नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी
कि अगर रशिया, देखिए हमारे यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी है, हम जो वोट डालते हैं उस वोट के हिसाब से लोग चुने जाते हैं, तो वोटिंग के पर्सपेक्टिव से हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको यह बताया था कि अगर रशिया पूरी दुनिया में अपने लोअर डूमा के इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकता है तो इंडिया भी कंडक्ट करवा सकता है। जो इंडियंस, वो एनआरआई जो कि देश से बाहर सेटल्ड हैं, उनको वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। हमारे आर्म फोर्सेस के लोग, उनको वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो कि अपने स्टेट में नहीं, अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हैं और पैसे के कंपल्शन के चलते अपने होम स्टेट में जाके वोट नहीं डाल सकते, उनको वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर शॉट को मैंने इस कंटेक्स्ट में बनाया था कि ओवरऑल अगर रशिया इस प्रकार से रिमोट इलेक्शंस को कंडक्ट कर सकता है तो इंडिया को भी करना चाहिए। ओके, इसमें डेमोक्रेसी की कंपैरिजन की कोई बात नहीं। बहरहाल अब न्यूज पे वापस आते हैं। तो जो रशिया का अपोजिशन है उसने रूलिंग पार्टी यूनाइटेड रशिया पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि भाई ये जो वोटिंग करते हैं ये वोटिंग में फ्रॉड है, इनके इलेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉड है। असल में इस वोटिंग से पहले बहुत जबरदस्त क्रिटिसाइजमेंट हो रहा है अगेंस्ट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और जो रशिया की पुलिस है वो इस पर्टिकुलर एजिटेशन को दबाने की भी कोशिश कर रही है। यूनाइटेड रशिया पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे है। व्लादिमीर पुतिन को भी लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, व्लादिमीर पुतिन राजा है, बाकी भाई पूरी रशिया की जनता तो राजा है नहीं। रशिया की जनता तो ये बोल रही तुम लोगों ने मजाक बना रखा है, किस बात की डेमोक्रेसी, जब हम वोट डालते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो पार्टी ने बोला है, मतलब यूनाइटेड पार्टी ने, जो कि पुतिन की पार्टी है, कि लोअर स्टेट ड्यूमा में 2/3 मेजोरिटी मिल चुकी है। किसको? रशिया की यूनाइटेड पार्टी को। और यूनाइटेड रशिया के जो एंड्रेई तुर्चक है, उन्होंने बोला कि एक क्लीन और कन्विंसिंग विक्ट्री है। ऐसा बताया गया कि यूनाइटेड रशिया को 49.8% वोट मिले और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को 18.9% वोट मिले। डूमा की 450 सीटों में से 300 सीटें पहुंच गई हैं यूनाइटेड रशिया के पास। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन ने बोला है कि भाई कॉम्पिटिटिवनेस, ओपननेस और ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे इलेक्शन करवाए गए हैं और ओवरऑल इन इलेक्शंस में लोगों ने यूनाइटेड रशिया को जिताया है। लेकिन जो क्रेमलिन क्रिटिक है अलेक्सेई नेवेल्नी, जिनको जेल में डाल के रखा गया है, इनके जो एलाइज हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल गलत हो रहा है। 2011 में जो हुआ था, जिस प्रकार से इलेक्शन फ्रॉड्स हुए थे, यहाँ पे फिर से वही इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं। मिस्टर नेवेल्नी के जो प्रोटेस्ट, मतलब 2011 में जब प्रोटेस्ट हुए थे ना, उस समय पे लीड कर रहे थे मिस्टर नेवेल्नी। फिर मिस्टर नेवेल्नी के, आप कह सकते हो कि जो पॉइजनिंग की कंट्रोवर्सी है वो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की। जर्मनी इनको जैसे तैसे करके बचा लिया, फिर जैसे ये रशिया वापस पहुंचे इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे रशिया में अपोजिशन हो रहा है इस बात के ऊपर कि भाई ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये फ्रॉड है। इनफैक्ट जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है कि रशिया के अंदर के जो इलेक्शंस हुए हैं ये एकदम फ्रॉड है। मिस्टर नेवेल्नी, जो अलेक्सेई नेवेल्नी साहब है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, अगर आप इस बार के इलेक्शन रिजल्ट की बात करो तो 2016 से थोड़ा इंप्रूवमेंट है। 2016 में यूनाइटेड रशिया ने 54.2% वोट्स जीते थे, इस बार 49.8% जीते हैं। 2016 में कम्युनिस्ट ने 13.3% वोट जीते थे, इस बार कम्युनिस्ट ने लगभग 18.9% वोट्स जीते हैं। इस बार 3 और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी निकल के आई हैं जो कि पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। पार्लियामेंट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचने के लिए कम से कम 5% वोट जीतना जरूरी है। तो नेशनलिस्ट एलडीपीआर, न्यू पीपल पार्टी एंड अ जस्ट रशिया, ये 3 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इस बार 5% वोट जीत पाई हैं। ओके, लेकिन सबके 10% से कम वोट हैं, लेकिन अब इनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से काम आएगी न्यूज। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे।